बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9th बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज हमारा उर्दू अलिफ़ का दिन है। आज हम सबक नंबर 5 नसू और सलीम की गुफ्तगू का ख़ुलासा करेंगे। पहले आपको ये बता दूँ कि पेज नंबर 27 पे इसके मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी हैं, ये आपने याद रखना है। 1831 में पैदा हुए, 1912 में वो इस दुनिया से रुखसत हुए। नज़ीर अहमद ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। इब्तिदाई तालीम वालिद से हासिल करने के बाद दिल्ली आ गए, जहाँ मौलवी अब्दुल खालिक के शागिर्द हुए। बाद में दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ से फ़ारिग़ तहसील होने के बाद, फ़ारिग़ तहसील यानी तालीम मुकम्मल करने के बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ पुंजा ज़िला गुजरात में एक स्कूल में मदारिस की हैसियत से किया। मदारिस यानी टीचर की हैसियत से। थोड़े दिनों बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस मुकर्रर हुए। 1861 में इंडियन पेनल कोड के तर्जमे की वजह से पहले तहसीलदार और बाद में अफसर बंदोबस्त बने। सर सालार जंग के ईमा यानी कहने पर अंग्रेज़ी मुलाजमत छोड़कर हैदराबाद दक्कन की मुलाजमत इख्तियार की। एक अरसे तक वहाँ खिदमत अंजाम देने के बाद मुलाजमत छोड़कर दिल्ली आ गए और बकिया ज़िंदगी यहीं गुजारी। और नीचे कोई ऐसी ख़ास बात नहीं, एक दफ़ा देख लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें से MCQs की शक्ल में आपको 1 से 2 सवाल आ सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको क्लास में सारा समझाया है, उसी तरीके से इसको याद कीजिएगा। ये कहानी भी एक यूँ समझ ले नसीहत आमोज़ सबक है, तो इसका मैं ख़ुलासा आपको सुनाता हूँ जिस तरह क्लास में सुनाया करता था। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि याद हो जाएगा। दिल्ली में एक साल हैज़े की सख्त वबा आई। नसू भी दीगर अफराद की तरह हैज़े में मुब्तला हुआ। समझा कि मौत करीब है। मायूसी के आलम में उसे आक़िबत की फ़िक्र हुई कि मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। डॉक्टर ने उसे ख्वाब आवर यानी नींद की गोलियाँ दी, जिसे वो खाकर सो गया। ख्वाब में उसने मरने के बाद आक़िबत के दिल हिला देने वाले मनाजिर देखे तो हड़बड़ा कर उठ बैठा। ख्वाब से बेदार होकर नसू को अपनी और अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। उसने गुज़िश्ता ज़िंदगी की तलाफ़ी का अहद करके अपनी बीवी फ़हमीदा को ख़ानदान की इस्लाह के लिए अपना मददगार बनाया। इसी सिलसिले में एक रोज़ अपने बेटे सलीम को बाला खाने पर सुबह के वक्त बेदारा के ज़रिए बुला भेजा। बेदारा ने जाके सलीम से कहा कि उठिए साहब, आपको ऊपर साहब बुलाते हैं। सलीम ने जो तलबी की ख़बर सुनी तो घबरा कर उठ बैठा और नीचे आया। माँ से कहने लगा मुझे क्यों बुलाया। माँ ने कहा मुझे नहीं पता। बेदारा से पूछने लगा तुझे कुछ पता है क्यों बुलाया। वो कहने लगी मैं ऊपर गई थी, जब मैं वापस आ रही थी उन्होंने मुझे कहा कि सलीम को भेज दो, मुझे नहीं पता वो क्यों बुलाया। सलीम ने अपनी माँ से कहा कि आप मेरे साथ चलो। माँ ने कहा मेरी गोद में लड़की सोती है, तुम डर क्यों रहे हो, ऊपर चले जाओ। खैर सलीम डरते डरते ऊपर गया, एक तरफ होकर खड़ा हो गया। बाप ने उसे प्यार से बुलाकर पास बिठा लिया और पूछा क्यों साहेब आज मदरसे नहीं गए। कहने लगा अभी थोड़ी देर है, देर बाद जाऊंगा। पूछा कि तुम मदरसे अकेले जाते हो या भाई के साथ। कहने लगा आजकल अकेले जाता हूँ। पूछा भाई के साथ क्यों नहीं जाते। कहने लगा भाई के इम्तिहान होने वाले हैं और वो इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में अपने एक दोस्त के घर चले जाता है और वहाँ से उसको देर हो जाती है, वहीं से मदरसे चले जाता है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो भाई मदरसे में होते हैं। तो बाप ने कहा क्या घर में जगह नहीं जो दूसरों के घर जाके पढ़ते हैं। उसने कहा कि घर में जगह तो है, लेकिन बड़े भाई के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है, इत्मीनान के साथ पढ़ा नहीं जाता। बाप ने कहा तुम भी तो शतरंज खेली जानते हो। उसने कहा नहीं, बस मोहरे पहचानता हूँ, चाले जानता हूँ, लेकिन सही तरीके से नहीं आते। उसने कहा कि तुम भी तो खेलते थे, खेल में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते। कहने लगा पहले तो मैं खेल में दिलचस्पी लेता था, अब बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। उन्होंने कहा इसकी क्या वजह है। इसकी वजह यह है कि एक दिन मुझे सबक याद नहीं था तो मास्टर साहब ने मुझे डांटा, बुरा भला कहा और मुझे कहा कि ये आपके साथ क्लास फेलो 4 लड़के, वही जो नीची नज़रें करके चलते हैं,
ऊंचे पजामे पहनते, ना किसी से बोलते ना कुछ, हर एक से अदब से सलाम करते हैं। उन्हें कहा इनके घर चले जाया करो और जाकर सबक याद कर लिया करो। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल आप मेरे घर आ सकते हो, हम मिल के पढ़ लिया करेंगे। मैं उनके जो उनका दोस्त था, मंझला लड़का मेरा दोस्त था, मैं उनके घर गया। वो वहाँ सेन में एक बूढ़ी खातून नमाज़ पढ़ रही थी, मैं बग़ैर सलाम किए वहाँ से निकल गया। बूढ़ी खातून ने नमाज़ पढ़ने के बाद सलाम फेर कर मुझे बुलाया और कहा बेटा तुमने मुझे सलाम नहीं किया, लेकिन ज़रूर है कि मैं तुमको दुआ दूँ, जीते रहो, उम्र दराज हो, खुदा नेक हिदायत दे। उनका ये कहना था कि मैं गैरत के मारे ज़मीन में गड़ गया। फ़ौरन मैंने उठकर नहायत अदब के साथ सलाम किया। तब हज़रत बी ने फरमाया बेटा बुरा मत मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है कि अपने से जो बड़ा होता है उसको सलाम कर लिया करते हैं। मैं तुमको ना टोकती, लेकिन चूँकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, इस सबब से मुझको जता देना ज़रूर था। इसके बाद हज़रत बी ने मुझे मिठाई दी और बड़ा इसरार करके खिलाई। मुद्दतों में उनके घर जाता रहा। हज़रत बी मुझे अपने बच्चों की तरह चाहने लगी और प्यार करने लगी और मुझको हमेशा नज़ियत करती थी। उसी वक्त से मेरा दिल खेलों से उचाट हो गया। आसान सा खुलासा है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा जब आप रीडिंग करेंगे तो मैं समझता हूँ मेरे अल्फाजों को गौर करें तो ये खुलासा आपको याद हो जाएगा। फिर आपसे रिक्वेस्ट है, आप बड़ी क्लास में आ गए, घबराएं नहीं, लिखने की आदत ज़रूर बनाएं। पेपर आपका लिख कर होना है तो इसका रजिस्टर बना लें, उस पर ये लिखें ताकि मुझे चेक भी करवा सकें। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।